This is the fourth time, this was my fourth attempt. So I've cleared this exam in my fourth attempt. And let me tell you that I've cleared my prelims also for the first time. I think that's nice. No, that's not nice. That's not nice. So more than you should not, मुझसे सीखने के लिए कुछ नहीं है. मुझसे सीखने के लिए ये है कि क्या नहीं करना है इस एग्ज़ाम में, रादर दैन क्या करना है इस एग्ज़ाम में. तो मैं अपनी गलतियाँ बता सकती हूँ जो आप ना दोहराएं. तो इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस है कि अगर वही गलती नहीं करे, बिकॉज मैंने वही गलती करती थी एक पॉइंट तक जो मैक्सिमम बच्चे इस एग्ज़ाम में करते हैं. बिकॉज यू गो टू अ कोचिंग और आपको लगता है कि दिस इज़ द पर्सन, ये जगह है, आई हैव रिपोज्ड फेथ इन देम टू अ सर्टन एक्सटेंट. नाउ दे आर गोइंग टू सेल माई बोट और चलाएंगे. अब कश्ती ये चलाएंगे, कश्ती वो नहीं चलाएंगे, आप चलाएंगे. ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कश्ती भी आपको ही चलानी है. वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाने के लिए है कि रास्ता इस तरफ से जाइए, कहीं मुश्किल होगी तो दे एड यू. कोचिंग को उस तरीके से लीजिए रादर दैन टेकिंग कोचिंग एज कि ये सब कुछ कर देंगे. नोबडी हैज़ अ मैजिक वॉन्ड. नोबडी, दुनिया में किसी चीज़ के लिए नहीं बनी मैजिक वॉन्ड. तो वो जो मैजिक वॉन्ड अगर इस केस में अगर है भी तो वो ये है कि आपको कोई गाइड करने के लिए, एंड गाइडेंस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज तो एवरीबडी इज़ लॉस्ट, बिकॉज इन्यूमरेबल सोर्सेज हैं आज के टाइम में. कितना इंटरनेट है, कितना कुछ है, सब कुछ है. आप दुनिया भर की किताबें पढ़िए, आप एक ही सब्जेक्ट पे 6 किताब पढ़ सकते हैं, बट इज़ इट ऑफ एनी यूज़? इट इज़ नॉट. आप एक किताब पढ़िए पर उसको ढंग से पढ़िए और बार बार पढ़िए. राइट तो उस चीज़ के लिए और खुद एफर्ट कीजिए. खुद एफर्ट इन द सेंस कि मैं, मेरे साथ क्या होता था कि मैं ऐसे ही बच्ची थी, यहीं बैठती थी मैं भी. तो एक तो शुरू में एक्साइटमेंट होती है कि भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इट इज़ द बिग थिंग. सब रिलेटिव्स को पता है कि भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई छोटी चीज़ तो कर नहीं रहे. तो सबकी आईज़, एवरीबडी हैज़ आईज़ ऑन यू. तो और अपने आप को भी अच्छी फीलिंग आती है जैसे बस ये एग्ज़ाम ही बड़ा महान काम कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं ना. उसके बाद आप क्या करते हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं, एक क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, एक दिन में यू आर टायर्ड, यू गो बैक होम. अब क्या पढ़ेंगे भाई, कुछ नहीं पढ़ेंगे ना. यूजुअली नहीं होता है. क्यों? क्योंकि भाई प्लान ही नहीं बनाया, आपकी रोज़ की रूटीन ही फिक्स नहीं है. आपकी रोज़ की रूटीन ही फिक्स नहीं है. आप रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, किसी तरीके से क्लास के लिए भाग के आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, फिर वापस वही वाली साइकिल चलती रहती है. आई थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ हैविंग अ रूटीन फॉर दिस एग्ज़ाम. अपने आप को रेजिमेंटेड रखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फोकस्ड रहिए कि हाँ ये एग्ज़ाम के लिए करना है और खुद पढ़ना है. जो अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं, गो बैक होम एंड रिवाइज जो भी क्लास में करवाए, जो भी करवाए उसको आप किताब के साथ भी पढ़िए. अगर किताब के साथ उसी टाइम पढ़ सकते हैं तो, नहीं पढ़ सकते हैं तो आई थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ यू कैन डिवाइड योर टाइम एंड रीड द बुक. आफ्टर अ सर्टन टाइम एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो गई है उसके बाद, है ना. और एनसीईआरटीज़ तो मस्ट हैं ही है, वो तो कोई भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि जब आप जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आपको उसका बेसिक ग्राउंड कैसे बनेगा, आपका फंडामेंटल, हाउ विल दैट बी प्रिपेयर्ड only after reading NCERTs, and then with the help of all those thick books जो हैं, उससे आप अपना बिल्डिंग बनाएंगे उस फाउंडेशन के ऊपर. और मेक श्योर कि किताबें इतनी ज़्यादा ना हो. अच्छी लगती हैं, हाँ भाई ये भी है, वो भी है, मोटी है, इस तरीके की है, कोई फेमस ऑथर है तो लगता है कि अरे अरे बड़ा नाम है. उस चीज़ को आप थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए. एक किताब लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए और उसको रिवाइज करिए. और अगर प्रीलिम्स, अब क्योंकि अब मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट मैक्सिमम कॉम्पिटिशन इन दिस एग्जाम इज एट द प्रीलिम स्टेज. प्रीलिम्स की इम्पोर्टेंस को समझिए. मेन्स इज इम्पॉर्टेंट, उसके मार्क्स काउंट होंगे, दैट इज़ व्हाट विल लैंड यू इनटू द सर्विस. बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि प्रीलिम्स ही नहीं करेंगे तो मेंस लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा. मुझे इस 4th अटेम्प्ट में जाके मेंस लिखने का मौका मिला था, इससे पहले मुझे मेंस का ही मौका नहीं मिलता था. क्यों? क्योंकि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता था.
और प्रीलिम्स के लिए क्या है, यू मस्ट, प्रीलिम्स के लिए यहाँ फॉर इवन फॉर मेंस आप टेस्ट्स नहीं मिस कर सकते. यू कैन नॉट, यू शुड नॉट, in fact you should not. There will be times when you'll feel that I don't know, I haven't studied for this particular tests. Regular test भी जो होते हैं कोचिंग में होते हैं या अदरवाइज आप खुद भी अगर कर रहे हैं तो you would feel कि I'm not prepared for this test, I cannot write this test. So it is better that I'll stay at home and doze off, I'll sleep, I'll do something else. अवॉइड करेंगे टेस्ट को, बट उससे कुछ होगा नहीं. यू विल नॉट गेट एनी थिंग फ्रॉम इट, बिकॉज जिस चीज़ का डर है ना, फेस इट एंड डू इट. क्या होगा, आप उस टेस्ट में यू विल फ्लंक, यू विल गेट व्हाट 60 मार्क्स, 40 मार्क्स, 20 आ जाएंगे यार, लास्ट में आएगा ना लिस्ट में नाम, यही होगा. दैट इज़ द मैक्सिमम दैट विल हैपन. बट इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग राइटिंग दोज टेस्ट, टाइमली टेस्ट देंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी. MCQs is something, I don't know how many of you are engineers or people from science background है, but अगर because they are the people who are good at solving MCQs. अगर कोई humanities background से है या किसी और से है, आपको you have to have a knack for solving MCQs. और वो how will you get that knack for solving MCQs? That will happen only when you solve more and more tests. प्रैक्टिस के अलावा देर इज़ नो अदर सॉल्यूशन, नथिंग. टेस्ट, आई थिंक यू कैन स्किप अ क्लास, टीचर उसको अगली क्लास में रिपीट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, आप टेस्ट नहीं मिस कर सकते. बिकॉज एंड मोर सो व्हेन यू आर राइटिंग दोज टेस्ट्स इन अ टेस्ट एनवायरनमेंट. घर पे वेन एवर वी सॉल्व टेस्ट, इट इज़ लाइक you are relaxed in your pajamas and solving your tests in AC or whatever, if you're staying with your parents, or otherwise be you have that you have a familiar environment. When you write a test in a test in a classroom, the situation is completely different because you have your friends. Ultimately friends are there, but you will be competing ultimately, right, with the person sitting next to you. तो उस टाइम पर जो आपके दिमाग में चीज़ होगी, घड़ी की एक सुई जब चलेगी और दिमाग पे जब प्रेशर बनेगा, यू विल रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे. दैट विल मेक यू नर्वस. एग्जाम हॉल में बहुत नर्वसनेस होती है, यू नीड टू ओवरकम दैट. एंड हाउ विल दैट हैपन? दैट विल हैपन ओनली व्हेन यू राइट टेस्ट. आई मीन दिस इज माई सिंसियरेस्ट ऑफ एडवाइसेस कि कुछ भी कर लो, टेस्ट मत मिस करना. स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस. I mean, internet is helpful to a large extent, but ultimately all WhatsApp, Facebook is a distraction. खासकर तब जब आपके सिर पे एग्जाम हो. So stay away from all that. Have a regimented life. Focus रहिए and do not think negative. Do not think कि मुझसे होगा कि नहीं होगा. This is the biggest question. I know ये अभी भी दिमाग में चल रहा होगा बहुत लोगों के who are sitting in this hall. राइट बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि मुझसे होगा कि नहीं होगा. मेरे दिमाग में बहुत होता था मुझसे होगा कि नहीं होगा, इस बार होगा कि नहीं होगा. बट वो जो चीज़ है ना कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, दैट पुल्स यू डाउन. आपसे ही होगा और किसी से नहीं होगा, आपसे ही होगा. हैव फेथ इन योर सेल्फ, योर टीचर्स एंड योर वट एवर यू आर स्टडिंग. बहुत लोग मिलेंगे, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल हु विल से कि अरे यार मैं तो ये वाली किताब पढ़ रहा हूँ, अरे यार आई एम रीडिंग दैट. अच्छा तुझे ये पता है, तुझे वो पता है, सबको सब कुछ पता है, राइट आपको भी बहुत कुछ पता है. बट जब सडनली आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा एंड यू डू नॉट नो द आंसर, यू विल स्टार्ट फीलिंग जिटरी कि अरे यार मुझे तो यही नहीं पता मैंने क्या पढ़ा था. डू नॉट गेट नर्वस. अपने आप के लिए work on your psychology also while writing this exam, because that is what is important. If you are planning to write your exam next year, for 1 year just dedicate yourself to yourself. मतलब अपने लिए ही रहो और किसी के लिए नहीं. just think कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम करना है and I'm going to think positive. I will not feed myself with negativity, that I'll not think कि मुझसे होगा कि नहीं होगा. आपसे ही होगा और उस बात के ऊपर यकीन रखिए कि आपसे ही होगा. बिकॉज हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली पुट इन एफर्ट, राइट. और एंड एफर्ट विद फेथ इज इम्पॉर्टेंट. तो फेथ रखिए. फॉर मेन्स ऑल्सो देयर इज अ टिप, आई मीन बहुत छोटा सा है. वॉट यू कैन डू इज स्टार्ट प्रिडिक्टिंग टॉपिक्स योर सेल्फ कि
this is what is happening around. Maybe this kind of a question can come, maybe a question on this topic can come, maybe this. So prepare a few points on it. How many words are we supposed to write in means 250 200 words, right? 200 words मैक्सिमम. तो 200 वर्ड्स जो आपको लिखने हैं वो आप कितने, आप अगर आपके पास अगर 6 पॉइंट्स भी हैं या 5 पॉइंट्स भी, मैंने इलाबोरेट अपॉन देम, और वो बट वो 6 पॉइंट्स आपको याद कैसे रहेंगे? हाउ विल यू रिटेन दोज 6 पॉइंट्स? यू विल रिटेन दोज 6 पॉइंट्स ओनली व्हेन यू हैव काइंड ऑफ कंसोलिडेटेड योर पॉइंट्स. तो आपके पास बहुत ब्रीफ में उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर पॉइंट्स होने चाहिए लिखे हुए. एंड देन व्हेन यू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, वो पॉइंट आपके दिमाग में आएगा. एंड व्हेन यू सी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल, उसको आप लिखिए, वो सब रिकॉल हो जाएगा वहाँ. आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम. और उससे पहले कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, लिसन टू good stories, listen to all those people, you know, who've made it. This is what I used to do. Psychologically commit yourself to a rank. आप अभी फिलहाल जो आप लोग हैं जिस स्टेज में, आप लोग ये सोचिए दैट दिस ईयर आई एम गोइंग टू गेट अ रैंक. और क्या रैंक है वो, जो भी हो, किसी के लिए 100 है, अंडर 100 है, अंडर 50 है, कोई भी है, आप उसको सोचिए, राइट इट डाउन एंड पुट इट इन योर स्टडी रूम. जो भी है सामने वो दिखना चाहिए आपके कहाँ पर है, और वो आपके मार्क्स आएंगे. क्यों? बिकॉज व्हेन यू कमिट योरसेल्फ साइकोलॉजिकली टू अ थिंग, आप उसके लिए उतना एफर्ट करेंगे. दिस इज, अब ये बड़ी बात ऐसे ही लग रही होगी कि हवा वाली बात है. ये हवा वाली बात नहीं है. दिस इज a scientific fact. When you commit yourself to a goal, and that too numerically, that helps a lot. तो इस चीज़ के लिए अगर आप लोग रैंक जो भी चाह रहे हैं, commit yourself to a rank अभी से. You'll work hard for one year and many of you will get it. I'm telling you, many of you will get it. अगर आप उसके लिए psychologically इस कदर का वो करें, क्योंकि आप फिर physically भी effort करेंगे उसके लिए. ये इनका बहुत अच्छा question है, because he is in that position right now, and many of you will be in this position next year. So just remind yourself of this conversation. So what you should do is revise more. At least you should have 2 more revisions in this 2 weeks. You can divide your time, and you will be aware of certain weak areas. You need to focus more on those, and little less on your strengths, whatever you have. So revise and revise more. जितना भी छोटा से छोटा, अगर आप इसको, if in this time you can have about 3 or 4 revisions, it will be huge. नहीं तो कम से कम at least have 2 revisions. This is for you. Have 2 revisions, and I think that will help you a lot. And solve test papers. And solve test papers in the time जो exam hall में होगा. Like if exam starts at 9:30 in the morning, तो वो 9:30 you should be on your study table and solving test papers, because in the exam hall, that is the time when your brain should work, right? And body also gets accustomed to it. उस चीज़ को करना है. वरना आप अगर 9:30 बजे सोने की आदत रखते हैं, तो आप 9:30 बजे एग्जाम हॉल में भी सोएंगे, दिमाग भी सोएगा. इस बात मतलब दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट आई एम टेलिंग यू. बहुत छोटी चीज़ है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप वहाँ पे भी सोएंगे तो आप यू विल नॉट बी एबल टू थिंक. इसलिए ट्राई टू वेक अप अर्ली. एटलीस्ट जिन लोगों का एग्ज़ाम है अभी ना, प्रीलिम्स 18th को, सो ट्राई टू वेक अप अर्ली सो दैट योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग अर्ली. जितना ज़्यादा अवेयर होगा, जितना, बिकॉज उसको भी प्रैक्टिस चाहिए ना. वो सारी रात सोया हुआ डल हो गया है, तो उसको भी प्रैक्टिस चाहिए, उसको भी शार्प करना है. ब्रेन इज़ लाइक नाइफ, उसको शार्प करना है टाइम टू टाइम ना, तो उसको शार्प कीजिए. सो हाउ डू यू हैंडल द पेपर इन द एग्जाम हॉल? दैट इज़ वाई टेस्ट प्रैक्टिस इन द क्लासरूम इज़ इम्पॉर्टेंट. वहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन जब सीरीज़ में नहीं आएंगे ना, व्हेन यू विल कॉन्सिक्यूटिवली नहीं आ रहा है आपको, लगातार क्वेश्चन आए, भाई अपन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब आपको अपनी मेथोडोलॉजी डिवाइस करनी है टू सॉल्व द टेस्ट पेपर. एंड हाउ विल यू डू इट? ओनली व्हेन यू सॉल्व द टेस्ट पेपर इन द क्लासरूम. अदरवाइज नहीं होगा, बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रैटेजी. अगर आपको 10 क्वेश्चन लाइन से नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप
पिछले हो सकता है क्वेश्चन पेपर की लास्ट 100 जो क्वेश्चन है उससे शुरू कर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, हो सकता है वहाँ से आ जाएगा, पेपर के बीच में से कर लेंगे, हो सकता है वहाँ से आ जाएगा. दिस इज़ हाउ MCQs आर. राइट अ क्वेश्चन डेली. अगर आप लिखना चाहते हो कुछ भी लिखो, फॉर दोज हु हैव प्रॉब्लम्स एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, तो वो लोग अभी से लिखना शुरू करें अगर करना चाहते हैं एक क्वेश्चन. नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं यू कैन हैंडल इट, तो आप प्रीलिम्स के बाद राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कीजिए और हो जाएगा वो. इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. बस रिवाइज कीजिए और उसको पढ़िए और प्लान के साथ पढ़िए. दिस इज़ द ओनली थिंग. एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ, योर टीचर्स, और आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं उसके लिए हैव फेथ इन इट. I think you cannot say that you need to concentrate on one thing or the other. If you want a good rank, you should concentrate on everything. हर चीज़ की ज़रूरत है. ऑप्शनल की अपनी ज़रूरत है, GS की अपनी है. GS में भी there are people I know of जिनका GS में कम स्कोर है and they've not been able to make it. There are people जिनका ऑप्शनल में कम स्कोर है and they've not been able to make it. वो सारी चीज़ आप ये नहीं कह सकते कि that you'll choose one thing over the other. आपको हर चीज़ करनी है, तो आपको GS पे भी कंसंट्रेट करना और ऑप्शनल पे भी करना है. बस ये है कि हाँ क्या टाइम है उसको करने का. देयर इज़ अब क्योंकि आप लोगों के पास, जिन लोगों के पास 1 साल है अभी प्रिपेयर करने के लिए, आपके पास, आप अपने टीचर से बात कीजिए, वो बताएंगे कि कब आपको ऑप्शनल करना है. ऑप्शनल आप अपना प्रीलिम से पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत टाइम है 1 साल में. तो उसको एक लेवल का तो प्रिपेयर हो जाएगा ना, एटलीस्ट यू विल बी फेमिलियर विद. जो लोग ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर रहे हैं, they can choose if they are choosing another subject, they can get familiar with that subject. बहुत अच्छे से फेमिलियर हो सकते हैं और उसको जब दोबारा करेंगे प्रीलिम्स के बाद तो दैट विल हेल्प. एंड ऑप्शनल इज़ वन एरिया जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं, बाकी जगह पे अगर थोड़ा बहुत कम भी होगा, ऑप्शनल कैन मेक इट अप. तो ऑप्शनल पर भी कॉन्सेंट्रेट करिए. और बिना GS के तो एग्ज़ाम हो नहीं सकता क्योंकि 4 पेपर्स हैं वो, और ऐसे भी है. ऐसे इज़ ऑल्सो इन अ वे GS, नॉट एग्जैक्टली. उसमें आपको ऐसे GS के आंसर के टाइप का नहीं लिखना है, बट जो GS की नॉलेज है, जो भी आपने GS में पढ़ा है, वो सब आपको ऐसे के पेपर में काम आएगा. सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. GS को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं इग्नोर कर सकते इस एग्ज़ाम के लिए. इट इज़ बिकॉज इतना लंबा है प्रोसीजर है, इतना लंबा एग्ज़ाम है. आप प्रीलिम्स नहीं इग्नोर कर सकते मेंस के लिए, आप मेंस नहीं इग्नोर कर सकते क्योंकि प्रीलिम्स हो गया, या आप इंटरव्यू नहीं इग्नोर कर सकते मेंस के लिए या प्रीलिम्स के, किसी भी चीज़ के लिए. ऐसे ही आप GS नहीं इग्नोर कर सकते ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल को कम वेटेज नहीं दे सकते. ये चीज़ नहीं. आप, इट इज़ नॉट अबाउट वन थिंग ओवर द अदर, ये चीज़ नहीं. तो आप सब पे कॉन्सेंट्रेट करिए. हो, इट विल हैपन and believe that it will happen. The world has changed, right? So has UPSC. UPSC no longer wants people who can do rote learning and just vomit things on the paper. वो नहीं चाहिए उनको. Mugging up has a part in this exam. वो आपको करना है. You cannot ignore mugging up, right? There is a requirement in this exam which calls for mugging up. वो चीज़ करनी है आप. यू कैनॉट इग्नोर इट, बी इट फॉर मेन्स, बी इट फॉर प्रीलिम्स, बिकॉज हाउ विल यू रिमेंबर स्टफ. सो यू नीड टू मग अप कुछ चीज़ें, फैक्ट्स, फिगर्स, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू वुड सब्सटैंशिएट योर आंसर. एंड कमिंग टू योर थिंग, ग्रुप डिस्कशन डज हेल्प, एंड इट really does help because you will have your own opinion. And when the questions are like critically analyze or examine, right, especially when the question is critically analyze or analyze even, you need to have your own opinion. They are looking for certain kind of people, right? That kind of personality should be reflected throughout the exam, be it your interview or your mains exam. In mains, that personality will be reflected through your writing, right? How you think, what you think, that is what they are asking, especially in a paper like paper 4. Although this year paper 4 seemed like a little bit more of theory and all, like they were asking about John Rawls concept of social justice and all. नहीं भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा भाई. जॉन रॉल्स का नाम तो सुना होगा अमर्त्य सेन के कॉन्टेक्स्ट में, नहीं, चलो मान लिया नहीं सुना, वो भी नहीं सुना. सोशल जस्टिस
वो वर्ड तो समझ आता है ना सोशल जस्टिस क्या है. सारे पॉलिटी में व्हाट इज द की, what is the key of our constitution? It is social justice. What is this society striving for? It is striving for social justice. तो आप जब उस बात को, ये बात आपको कैसे आएगा जब आप किसी से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे. सिंस दोज ऑफ यू हु हैव 1 year, उनके लिए डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली फॉर दोज जो आई मीन आई माइट बी साउंडिंग लाइक योर बिग दीदी, यू नो, कि देखो ये सब बता रही है, ये सब है ऐसा. इसलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज आई वॉज वंस योर एज. आई मीन मोस्ट ऑफ यू वुड बी हेयर वॉट 21, 20, 19, 22, 23. आई वॉज वंस योर एज. तो तब चीज़ें लगती हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा. उस एज में देर आर पीपल नहीं है उतना ओपिनियन चीज़ों के बारे में. दे लिसन टू न्यूज़ बट दे डू नॉट हैव एन ओपिनियन अबाउट इशूज़. एंड इफ़ यू डू नॉट हैव एन ओपिनियन अबाउट इशूज़, it is problematic. You need to have an opinion because they are looking for people who have an opinion. Even in interview, the questions will be like that. आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं इस बारे में. दिस इज वॉट इज द एग्जाम लुकिंग फॉर. आप क्या सोचते हैं, तो आप क्या सोचते हैं विल गेट डेवलप्ड ओनली व्हेन यू डिस्कस थिंग्स विद योर पीयर्स. तो उसके लिए आई थिंक GD इज इम्पॉर्टेंट. You have the luxury of indulging in it because you have almost an year. जिन लोगों के बस, हाँ, आप प्रीलिम से पहले भी दोस्तों के साथ सिर्फ डिस्कशन ही कर रहे हो, और डिस्कशन में इतना मज़ा आने लग गया कि सिर्फ ऑल द टाइम यू आर डिस्कसिंग एंड नॉट स्टडिंग. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज यू नीड टू हैव अ बैलेंस. कुछ बैलेंस होना चाहिए. एंड ऑल ऑफ अस आर सेम, राइट. कुछ भी एक्सट्रीम में अच्छा नहीं है. नथिंग इज गुड, नॉट इवन ग्रुप डिस्कशंस. So have a certain time for group discussion, and I think group discussion is one way of doing it. Another way of doing it is listening to good talk shows, right? So get into that habit. Those of you who are very young, जो अभी सिर्फ कॉलेज से निकले हैं बच्चे और बहुत यंग हैं and impressionable, so these people what they can do is listen to good talk shows. उस चीज़ को करिए because then you will have an opinion about things. What are other people, because एक issue है and there may be 10 dimensions about it, और 10 लोग 10 तरीके से सोचेंगे. तो वो जो चीज़ है ना, वो तभी आएगी if you do that. So listen to good talk shows, and I think this is, पता नहीं सर कितना how much of this he would approve of, but I would say you must watch Rajya Sabha TV. I mean I am a huge fan of Rajya Sabha TV. You should also become huge fans of Rajya Sabha TV. They have very good things. कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी, कुछ प्रोग्राम्स नहीं समझ आएंगे, जैसे डिस्कॉर्स है, या एक प्रोग्राम आता है जिस 20 मिनट का डिस्कॉर्स करके, उसमें कुछ चीज़ पेपर, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एन एकेडमिक थिंग, पेपर प्रेजेंटेशन है या कुछ है, आप उसको सुनिए, जस्ट गेट द फील ऑफ इट. वो सुनते नहीं तो पॉलिसी वॉच है, देर आर प्रोग्राम्स जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं. दैट विल रियली हेल्प यू. दैट विल हेल्प यू अभी while preparing for mains or prelims, just developing an insight and opinion about issues, but that will also help you when you're preparing for your interview. Because I remember in my interview, one of the questions, because that was the time when President Trump had, a day before he had thrown a bomb in Syria, and the question was, do you think that the power balance in that region will shift? My interview was just next day, and I was supposed to talk. I was supposed to tell them whether the power balance in that region would shift, right? So how will you answer that kind of a question? That will happen when you listen to such talk shows. So get into that habit, because you are getting into something which is very serious. No fun and frolic, सब बहुत ज़्यादा serious issues discuss करते हैं. तो एक उस तरीके का माइंडसेट अपने आप प्रिपेयर करने के लिए, जो बहुत छोटे हैं अभी 21-22 साल के बच्चे, डू लिसन टू राज्यसभा टीवी डिबेट्स, जो भी उसके ऊपर प्रोग्राम में आता है उसको ज़रूर सुनिए. दैट विल हेल्प यू, एंड रीड योर एडिटोरियल्स ऑल्सो. न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट. आप उसको वो नहीं कर सकते, ठीक है,
because due to time constraints नहीं, you know, one is not able to prepare extensive notes. I did not make notes from the newspaper, although I did try. 4 दिन किया, but मुझसे नहीं हुआ, because ultimately you either end up you know, writing parts of the article, या वो चीज़ बहुत बोरिंग लगने लग जाती है एंड यू गिव इट अप. सो एट दैट टाइम आई थिंक कंपाइलेशंस जो हैं, जो करंट अफेयर्स का आपको मिलेगा यहाँ पे, उस मैगज़ीन को पढ़िए, उसको कंसोलिडेट कीजिए, हाईलाइट पॉइंट्स देयर, और आपको चीज़ पता रहेगी. रिवाइज इट. उसके बाद फिर एक पॉइंट के बाद जब आपका मेंस का टाइम आता है, किसी का जब भी आएगा, तो उसके ऊपर आप अपने ब्रीफ में पॉइंट्स प्रिपेयर कर लीजिए. दिस इज़ वॉट यू कैन डू. तो आपका सी एवरीथिंग हेयर इज़ जस्ट टू हेल्प यू, आपका मेहनत थोड़ा सा कम करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए. तो ये जो कंपाइलेशन है, ये आपका मेहनत कम करेगा, तो इसलिए वो पढ़िए. पर हर रोज़ का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, बिकॉज कई बार इतना रैंडम चीज़ पूछ लेते हैं दैट just the fact that you have read the newspaper and the fact is there somewhere at the back of your mind, वो suddenly आपको एग्ज़ाम हॉल में क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये है, ये मुझे 4 ऑप्शंस है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि क्या है, बट आई फील ये वाला है. वो फीलिंग आती है ना, वो इस वजह से आती है बिकॉज यू हैव रेड इट समवेयर. वो जो समवेयर है ना, वो रेगुलर रीडिंग है. सो रीड योर न्यूज़ पेपर्स रेगुलरली. दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, यू शुड डू. Did not read the entire newspaper, frankly. मैं पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी. अब ये बड़ा वो लगेगा कि अरे ये तो बिना न्यूज़पेपर पढ़े आ गया इसका लिस्ट में नाम, बट ऐसा है, मैं नहीं पढ़ती थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ने वाली हैं. फ्रंट पेज आपने देख लिया, आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, वो पढ़ लिया. यू रीड द एडिटोरियल आई थिंक इज़ मस्ट, बिकॉज वहीं से आपका ओपिनियन बनेगा. नहीं समझ में आएगा, कई तो बहुत बोरिंग पीसेज होंगे. अभी शुरू में तो आदत ही नहीं बनेगी कि इस तरीके का लिख कौन सकता है, बट देर आर पीपल हु राइट, क्योंकि वो लोग उस चीज़ में हैं, दे विल राइट इन अ सर्टन वे. अब आप उसमें अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या मेन पॉइंट्स हैं, तो आपको उसका मेन आर्ग्यूमेंट पता होना चाहिए कि ये एडिटोरियल पीस ये वाली बात कह रहा है, ये आर्ग्यूमेंट है इसका. सो दिस इज़ अनदर पर्सपेक्टिव अबाउट अ सर्टन इशू. ठीक है, वो कर लिया आपने. आप अगर देखना चाहते हैं एनीबडी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, आप उसके मेन जो भी चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़े. इंटरनेशनल पेज ज़रूर पढ़िए. बाकी न्यूज़पेपर इकोनॉमी में दोज ऑफ यू हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड कैन अंडरस्टैंड इट मस्ट रीड दैट पेज. मैं नहीं पढ़ती थी क्योंकि मुझे फिगर्स बड़ी बोरिंग लगती हैं, तो आई यूज़ टू स्किप इट. और स्पोर्ट्स में भी मैं नहीं पढ़ती थी बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. आई वॉज इंटरेस्टेड इन द लिटरेचर और वो कल्चर वाला सप्लीमेंट जो आता है, सो आई यूज़ टू रीड दैट. वो भी आपको हेल्प करेगा. जो और बात ये है कि इस एग्ज़ाम के लिए आप जो भी ये एग्ज़ाम ये नहीं है कि आप जो अभी पढ़ेंगे वही काम आएगा. आप इतने सालों से जो थे, आप इतने सालों से जो पढ़ रहे थे, वो काम आएगा आपके. कोई भी चीज़ आ सकती है. हो सकता है आपने 10th स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ा होगा, हो सकता है आपकी कोई इंग्लिश की कोई स्टोरी थी, कोई ऑथर था, कोई बात थी, वो काम आ जाएगी आपके. कुछ भी काम आएगा. ये एग्ज़ाम सिर्फ ये नहीं कि 2 साल की मेहनत है, 1 साल की मेहनत है या कुछ भी है. आप इतने सालों से क्या कर रहे थे, आप इतने सालों से क्या है, वो सब काम आएगा. सो ट्रस्ट द एंटायर प्रोसेस. हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. बाकी न्यूज़पेपर के लिए डू नॉट डिवोट मोर दैन 1.5 hours. 1 hour, उसको भी 1 hour करो मैक्सिमम, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप न्यूज़पेपर 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इट विल ईट अप इनटू योर स्टडिंग टाइम. क्योंकि आप क्या क्या कर सकते हो, कितना कर लोगे. और न्यूज़पेपर भी मेरे ओपिनियन में एक ही रखिए, उसको 2 या वो करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप 2 न्यूज़पेपर भी कोई करना चाहता है, हिंदू के साथ कोई अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहता है, तो उसमें एक एक्सप्लेन पेज आता है, एक्सप्लेन्ड आता है ना, हाँ, उसमें वो काफ़ी अच्छा देते हैं. बिकॉज कुछ तो टॉपिक्स होते हैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट में होते हैं, तो वो चीज़ आपको समझने में हेल्प कर देगा. और कुछ एडिटोरियल्स इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो अगर आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं. मतलब अगर आपको लगे तो, पर जल्दी करिए उसको. मैक्सिमम उसका एक्सप्लेन पेज पढ़ लो कि वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. बट 1 घंटे से ज़्यादा न्यूज़पेपर को मत दीजिए, वो आपका
टाइम खा जाएगा बाकी सब चीज़ों का। ये मेरा ओपिनियन है, मे बी कुछ लोगों का अलग ओपिनियन हो सकता है कि नहीं अकेला न्यूज़पेपर विल नॉट हेल्प, बिकॉज आप उसको कंसोलिडेट कैसे करेंगे? इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंसोलिडेट, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर सोलली नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर अलॉन्ग विद जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है और बाकी सब चीज़ें हैं उसको करने की ज़रूरत है। बाकी कंपाइलेशन जो भी ये मैगज़ीन है ना, करंट अफेयर्स वाला, हाँ फोकस, तो उसको आप ज़रूर पढ़िए और अंडरलाइन कीजिए, उसमें हाईलाइट कीजिए। अब तो ये हमारे पेरेंट्स का टाइम तो है नहीं है, 1000 तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं, स्टिक नोट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लिखो उस पर और उसको स्टिक कर दो ताकि तुम्हारे दिमाग में हर वक्त रहे कि हाँ ये चीज़ है। एथिक्स का पेपर इज़ मोर अबाउट राइटिंग, दिस इज़ व्हाट आई फील। आप उसके लिए कुछ अलग से पढ़ नहीं सकते, लेक्सिकन है एक किताब, बट आप उसको पूरा पढ़ना इज़ वेरी बोरिंग, सब थ्योरी है उसमें, तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। केस स्टडीज़ उसके लिए ज़रूर सॉल्व कीजिए, बिकॉज देयर इज़ अ वे ऑफ राइटिंग केस स्टडीज़। आई रिमेंबर जब मैंने अपना टेस्ट सीरीज़ में पहला एथिक्स का पेपर दिया था, तो मेरी केस स्टडीज़ में इट वाज लाइक कि ये बड़ा, मतलब मुझे जो कमेंट मिला था वो ये था कि बहुत अच्छा नहीं है ये, आई नीड टू इम्प्रूव अपॉन माई केस स्टडीज़। बाकी स्टैटिक पोर्शन जो है वो ठीक है, जो पार्ट 1 और 2 में डिवाइडेड है ना एथिक्स वाला, जो एक में तो क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल, बाकी जो केस स्टडीज़ आती हैं वो, तो आपको केस स्टडीज़ को लिखने का एक तरीका है कि आप बताएंगे कि क्या, एक तो पहले एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ ये फलानी सिचुएशन है, दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द थिंग, दीज आर द एक्टर्स इन्वॉल्व एंड दिस इज़ द मॉरल डायलेमा जो भी है, क्योंकि एथिक्स इज़ ऑल अबाउट मॉरल डायलेमा। सब मॉरल डायलेमा होएगा तभी तो एथिक्स का क्वेश्चन रेज हो रहा है। तो वो जो मॉरल डायलेमा है उसको एक्सप्लेन करा थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो भी सवाल वो पूछ रहा है उसको आप लिखिए। तो केस स्टडीज़ पे ज़रूर फोकस करिए, कैसे लिखना है। अभी जो लोग करना चाहते हैं वो अभी कर सकते हैं, जो लोग प्रीलिम्स के बाद करना चाहते हैं प्रीलिम्स के बाद ही करिए, हो जाएगा, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। और बाकी जो स्टैटिक के लिए है उसमें ब्रिंग इन लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। वी आर ऑल ऑफ अस आर लिविंग इंटरेस्टिंग लाइफ्स, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई ऐसी स्टोरी होती है, कोई ना कोई ऐसा इंस्टेंस होता है। रिमेंबर दैट, रिकलेक्ट दैट, एंड आई थिंक बिफोर द एग्जाम्स अगर आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। जब भाई मॉरल डायलेमा का क्या होगा, और कोई ऐसी कोई भी सिचुएशन होगी उसको आप लिख सकते हैं, ताकि हैंडी एग्जाम्पल्स जो हों वो एग्ज़ाम में आपके पास अवेलेबल हों। Otherwise, what I feel is, since all of us have grown up a lot of mythology, right? In India, mythology is the thing. बच्चा जब बड़ा होता है, this is the only story that he or she knows. किसी भी तरीके से आपने और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और सुनी होंगी। लिटरेचर में जिन लोगों को पढ़ने का शौक है, यू मस्ट हैव रेड लॉट ऑफ स्टोरीज, सो यू कैन ब्रिंग ऑल दैट इन टू दिस पेपर। आप इस पेपर में वो सब भी लिख सकते हैं। आई मीन मैंने ये किया था इस बार एथिक्स में कि मैंने जो पेपर जो क्वेश्चंस थे, फर्स्ट करो एंगर पर है, तो आप शूर्पणखा का एग्जाम्पल ला सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप द्रौपदी के बारे में लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें। इट इज़ एथिक्स इज़ लाइक कि हाँ ये है कि स्टिक टू द पॉइंट, जो भी वट एवर इज़ द पॉइंट, बट रिलेट थिंग्स। आई थिंक फॉर दिस एग्जाम, स्पेशली फॉर मेन्स, वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ रिलेटिंग थिंग्स। आप साइंस को या आप पॉलिटी की चीज़ को कैसे हिस्ट्री के साथ रिलेट कर रहे हो, हिस्ट्री को आप कैसे पॉलिटी के साथ रिलेट कर रहे हो, पॉलिटी को ज्योग्राफी के साथ कर रहे हो या हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ कर रहे हो, जो भी चीज़ है, इंटरकनेक्शंस जो है ना, वन थिंग रिलेटेड टू द अदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आप तब देख पाओगे व्हेन यू रीड, और आप अपनी जो भी आपकी सोर्सेज हैं, जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं उसके साथ यू आर वेरी थरो, तभी आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। तो दिमाग जब भी आप पढ़ें इस बात का ध्यान रखें दैट यू आर लिंकिंग थिंग्स अप। अकबर पर कोई क्वेश्चन, सिंस आई एम ए हिस्ट्री स्टूडेंट एंड वो मेरे दिमाग में अब आ रहा है, तो अगर अकबर है, अकबर को आप अशोक से रिलेट कर सकते हो, आर्ट दिस सिमिलर। आई होप ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री। आर्ट दिस सिमिलर, बोथ ऑफ देम हैड अ वेरी वाइड पर्सपेक्टिव, राइट? बहुत सेक्युलर थे दोनों,
तो दोनों के बीच में बहुत सिमिलैरिटीज हैं. एक ने इफ अशोका हैड अ विजन ऑफ ही हैड दिस आइडिया ऑफ धम्मा, अकबर हैड दिस आइडिया ऑफ सुलेकुल, राइट. तो उस चीज़ को आप कैसे, अब आप जब आंसर लिखेंगे यू कैन रिलेट द टू, नहीं फिर आप उस चीज़ को कर सकते हैं. आप फर्ज कीजिए अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पर है तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन तो वो कर रहे हैं बट अल्टीमेटली फिर रशियन रेवोल्यूशन भी आएगा ना. यू कैन लिंक इट अप. दिस इज़ फॉर हिस्ट्री, बट हिस्ट्री वाला ये पॉइंट आपको जनरल स्टडीज़ के पेपर में भी काम आएगा, राइट. तो आपको इस चीज़ को ऐसे भी देखना है, बाकी सब सब्जेक्ट्स के बीच में भी इंटर रिलेशन देखना है. वो चीज़ तब होगी जब आप बार बार पढ़ेंगे. इफ़ यू डू नॉट रीड, इफ़ यू डू नॉट रिवाइज, देन यू विल नॉट बी एबल टू सी ऑल दीज इंटरलिंकेजेस. इसको देखना है. आई डोंट थिंक anybody is looking for people who are yes man or yes women, just to be more gender neutral. तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग ये देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है ये चीज़. दे वांट, किसी को भी पसंद नहीं है ना. अब अगर फ़र्ज़ करो कि शी इज़ आस्किंग मी, मैम आप मुझे ये बताइए कि मेरी प्रेपरेशन यहाँ तक पहुँची है, अब इसमें व्हाट इज़ लैकिंग. और मैं कहूँ नहीं नहीं बेटा तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो, कुछ भी नहीं. आई डू नॉट टेल हर एनीथिंग कि इसमें लैकिंग है. तो इज़ इट ऑफ एनी बेनिफिट टू हर. अगर ये अब राइट माइंडेड बच्चा होगा तो इसको लगेगा कि अरे इन्होंने तो मुझे सब अच्छा अच्छा कहा, इतना तो मुझे भी बताया कि मैंने नहीं किया है. तो फिर तो उस चीज़ को समझिए. कोई नहीं देख रहा है कि क्या है, वो ये देख रहे हैं कि आप कितना क्रिटिकली सोच सकते हैं और आप कितना नया सोच सकते हैं, राइट. कितना नया सोच सकते हैं. कोई, हाँ बस ये भी नहीं है कि आप एकदम ही सरकार को, यू विल बी पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. आप, और जब आप इस प्रोसेस से निकलेंगे, जब आप ये सब पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कितना कुछ इस देश में हो रहा है. आप गवर्नमेंट स्कीम्स भी तो प्रिपेयर करेंगे ना इस पेपर के लिए, राइट. व्हेन यू प्रिपेयर ऑल दोज गवर्नमेंट स्कीम्स, तब आपको पता चलेगा सरकार कितना कर रही है लोगों के लिए, वो असली में कर रही है. जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे देन यू विल रियलाइज दैट वी हैव, ऐसे ही नहीं हम लोगों को फ्रीडम मिल गया, हम लोग ऐसे ही लॉलेस लोग नहीं है. वी हैव अ रूल ऑफ लॉ, और वो ये है. और आपका बिलीफ कॉन्स्टिट्यूशन में उतना ज़्यादा फर्म होगा, ठीक है. तो वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. आपको उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ को भी देखना है. सरकार असली में बहुत कुछ कर रही है, बट हाँ देयर आर लैक्यूनीज. हर गवर्नमेंट स्कीम के साथ भी प्रॉब्लम है. आपको वो भी पता होना चाहिए कि हाँ स्कीम के साथ ये वाला इसका नेगेटिव फॉल आउट है, या इसके अंदर ये चीज़ लैकिंग है. एंड दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट पॉइंट आउट इन योर आंसर्स. अदरवाइज वो क्रिटिकली एनालाइज क्यों कहेगा कोई भी चीज़, या एग्जामिन क्यों कहेंगे आपको, टैग लाइन क्यों होगी आपके क्वेश्चन की, वो इसलिए बिकॉज दे वांट अनदर पर्सपेक्टिव. इस सारे एग्जाम में जो भी आप ये चीज़ पढ़ेंगे, ट्राई टू डेवलप अ लार्जर पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स. यू मस्ट नो कि कहाँ पर जा रहे हैं हम, वेयर इज़ द इकोनॉमी हेडेड टू, राइट. अभी क्या इकोनॉमी के हालात हैं हमारे, किस तरफ हम जा रहे हैं. वी आर अ सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी, इतना बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग में वी आर लैकिंग एंड चाइना इज़ डूइंग वेल इन मैन्युफैक्चरिंग. आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए. तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव जो है ना चीज़ का, उसको आप डेवलप करो. बी इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, कोई भी हो, बिकॉज अगर वो लार्जर अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो देन यू कैन राइट एनी आंसर. न्यूज़पेपर को रेगुलरली रीड करिए, बिकॉज एट टाइम्स इतनी चीज़ होती है कि कोई पिक्चर दिख गई न्यूज़पेपर में. फर्स्ट करो ओलिव रिडली टर्टल्स के बारे में कुछ है, आपने पूरा न्यूज़पेपर नहीं भी किया, आपने स्कैन ही किया अगर सिर्फ वो वाला पेज, सो यू हैव दैट पिक्चर इन माइंड. आपको वो इमेज दिख गया ना ओलिव रिडली टर्टल्स का, आपने उसके नीचे का वो जो एक बारीक सा वो है आपने पढ़ लिया. अब हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि भाई ओलिव रिडली टर्टल्स कहाँ मिलते हैं. अब आपको इतना तो अंदाज़ा होगा अपनी इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी पढ़ के कि भाई ईस्ट कोस्ट में आते हैं और ये चीज़ है, इतना हो गया अंदाज़ा. उसके बाद जब अगर आपने वो नीचे की लाइन पढ़ी होगी, जब आपने वो इमेज देखी है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई भीतर करने का छिलका इस उसमें है. तो आप उनमें से एलिमिनेशन वाले मेथड से आंसर कर पाएंगे. रोड दिस पेपर विद माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, जिसमें मैंने ग्रेजुएशन किया था. तो आप लोगों के लिए भी दिस विल बी वन एडवाइस कि अगर आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को स्टिक कर सकते हैं, स्टिक टू इट. अदरवाइज आप लोग में से कोई इंजीनियर है जो नहीं स्टिक करना चाहता, नहीं पसंद है या इंटरेस्ट नहीं है,
टेक अप अ सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, नॉट कि वो सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है, बिकॉज यू नेवर नो कि जीएस के पेपर में आएगा क्या. हो सकता है उस पोर्शन से सवाल ही ना आए, बहुत कम क्वेश्चंस आए, कुछ भी हो सकता है ना जीएस में. तो आप देर इज़ नो श्योरिटी. इस बार जीएस में देवर हार्डली एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट में से बहुत कम क्वेश्चंस थे, बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें थी. तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जस्ट बिकॉज वो ओवरलैप कर रहा है इस वजह से you will be able to do it, because the point is this is a very long preparation. You will not be able to stick through it अगर आप उसको पसंद नहीं करेंगे. तो अगर आप उसको पसंद नहीं करेंगे अपने सब्जेक्ट को, तो आप उस पर स्टिक नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट ज़रूर हो सब्जेक्ट में, और चूज़ करें तो इंटरेस्ट के हिसाब से करें, नहीं है तो इंटरेस्ट डेवलप करें, राइट. तो इट इज़ लाइक हैव अ लव मैरिज, नहीं होती तो अरेंज्ड ही कर लो, ठीक है. तो उसमें भी तो कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ेगी ना, तो उसको वो ऐसे करके कंपैटिबिलिटी बना लो अगर सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है तो. एंड डू नॉट गो ऑन चेंजिंग योर ऑप्शंस कि आज ये वाला ले लिया है, अब 3 महीने बाद कुछ और ले लिया है, 4 महीने बाद फिर कुछ और, जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड इज़ टेकिंग इट, या कोई भी और, या एनी अदर रीज़न. दिस ऑप्शनल स्कोर्स वेल, इसका मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं. ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं है जिसके मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं. जब तक मेंस के अभी रिजल्ट नहीं, फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, और मेंस के बाद खासकर पीपल वर लाइक कि हिस्ट्री वाला इस बार तो यार गया, ये वाले जो सोशियोलॉजी है इस बार अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शनल. कोई ऑप्शनल कहीं नहीं जाता. इफ़ यू प्रिपेयर वेल, आपको फेथ है आपने क्या किया है उस पर, और इफ़ यू आर एबल टू राइट इन द एग्जाम वेल, कोई चीज़ नहीं है, कोई ऑप्शनल बुचर नहीं होता. दिस इज़ व्हाट आई फील. कुछ नहीं होता ऐसा, बिकॉज देर आर पीपल हु हैव मेड इट टू द लिस्ट विद सोशियोलॉजी, देर आर पीपल हु हैव मेड इट टू द लिस्ट विद हिस्ट्री. बहुत लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला ऑप्शनल अच्छा नहीं है, वो ऑप्शनल अच्छा नहीं है. बट अगर चूज़ कर लिया तो स्टिक विद इट. ऑप्शनल इज़ लाइक मैरिज. अब आप डिवोर्स के बारे में नहीं सोचो बार बार, तो वो चीज़ नेगेटिव हो जाएगी. तो इसलिए डू नॉट चेंज योर ऑप्शनल्स. Preparing for the interview requires a lot of working with yourself at a certain psychological level also, because वहाँ पर there would be what, 5 people who are your almost your parents age, ठीक है, उनसे भी थोड़े से बड़े होंगे. तो वो जो पेरेंट के एज के लोगों के साथ बैठ के बात करना है ना, that itself is intimidating. And the fact that you can get very nervous and intimidated in the boardroom can be a problem. तो वो चीज़ ना हो, इसलिए prepare yourself for it, that you will be talking to people your parents age, and for that I think get friendly with those people. उनसे बात करना शुरू कीजिए, थोड़ा वो चीज़ कीजिए. और बाकी अगर concrete उस पर जो काम करना है इंटरव्यू के लिए, वो इज़ वर्क ऑन द करंट अफेयर्स, बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस इज मेंस के बाद वी आर ऑल रिलैक्स्ड. तो वो चीज़ नहीं करें. अगर आप कुछ भी और नहीं करना चाहते हैं मेंस के बाद, तो एटलीस्ट रीड योर न्यूज़पेपर्स. और कुछ भी नहीं करना है तो कुछ मत करो, जस्ट रीड योर न्यूज़पेपर्स आफ्टर योर मेंस. और इंटरव्यू के लिए वो वैसे ही हेल्प कर देगा. एंड डू वॉच ऑल दोज प्रोग्राम्स, जितना भी ये सब आता है राज्यसभा टीवी पर. दे हैव अ गुड लेआउट. इट इज़ नॉट दैट ओल्ड दूरदर्शन वाला टाइम, वो नहीं है. वो अच्छा, काफ़ी अच्छा लेआउट है उस चैनल का. अगर आप उसके जो इंटरव्यूज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो देखेंगे, सो यू विल गेट इनटू दैट इंटरव्यू मोड कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं. बिकॉज उन लोगों के लिए भी आई थिंक फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो द प्रॉब्लम इज़ कि भाई क्या क्वेश्चन पूछे हैं उससे. एंड वर्क ऑन योर DAF. मेंस के बाद एक फॉर्म भरेंगे आप लोग जो, उसके, हाँ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसके ऊपर ज़रूर काम करें. एंड आई थिंक सिंस दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई फिल्ड माई DAF, आई वुड एडवाइज यू टू बी वेरी केयरफुल इन फिलिंग अप योर DAF. क्योंकि आप जब लिखें, एक तो ये चीज़ है कि आप वो ही हॉबीज़ लिखें, वो ही अपनी चीज़ें लिखें जो आपने असली में करी हैं या आपका इंटरेस्ट है. अगर आप, और हॉबीज़ डेवलप कीजिए. अगर किसी की कोई भी हॉबी नहीं है, एंड आई डू नॉट बिलीव कि किसी की कोई हॉबी नहीं होती, सबकी होती है. इट इज़ ओनली अबाउट फाइंडिंग दैट थिंग.
लीडरशिप वाले कॉलम्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं जिनमें हम लोगों को लगेगा अरे यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं लाइफ में ना अब तक, मेरा क्योंकि कोई मेजर स्टार अचीवमेंट नहीं है. ऑल ऑफ अस आर लाइक दैट, राइट? नॉट ऑल ऑफ अस हैव बीन यू नो दोज कि हर छोटा बच्चा हर उसमें आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है जी, स्विमिंग में आ रहा है, किसी चीज़ में आ रहा है. नहीं है तो उसकी कोई बात नहीं है. बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, आपने हो सकता है कोई ब्लड डोनेशन कैंप में स्कूल में पार्टिसिपेट किया हो, कोई और चीज़ ऑर्गेनाइज की हो, कॉलेज का फेस्ट किया होगा, कोई और चीज़ करी होगी. उस तरीके की चीज़ों के बारे में सोचिए और उसको तब भरिए. जस्ट बी केयरफुल. ये तो एक चीज़ है. साथ के साथ जो आपको और केयरफुल होना चाहिए डीएफ भरते हुए वो ये है कि देर इज़ अ प्रॉब्लम विद यूपीएससी. जो वो फॉर्म देते हैं उसमें जब आप चीज़ें भरेंगे, यू नो द प्राइजेज इन स्कॉलरशिप्स एंड ऑल, उसमें वो आपको 1 2 3 करके आप उसको लिखिए. हमें लगता है दैट व्हेन यू आर वी आर फिलिंग इट अप तो वो पूरा 1 2 3 4 करके आएगा. फाइनल में भी वो ऐसा नहीं आता, वो सबको इकट्ठे क्लब कर देता है. इन लुक्स वेरी अगली. मेरे डीएफ में था वो, बड़ा ख़राब लग रहा था. बट स्टिल अब करने के बाद तो आई कुड नॉट हैव डन एनीथिंग. सो दिस इज जस्ट मुझे किसी ने एडवाइस नहीं किया था इस बारे में, मुझे नहीं पता था. सो आई हैव मेड दैट मिस्टेक. अच्छा लगता है ना इंटरव्यूअर को भी इफ एवरीथिंग इज़ वेरी प्लीजिंग और अच्छा सुंदर है देखने में. एस्थेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, राइट? वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. तो उस चीज़ के लिए मेक श्योर कि आप उसको उतना केयरफुली करें. और अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है, कोई अब पिकअप कर रहा है, रीड अपॉन इट, प्रैक्टिस इट, जो भी चीज़ कर सकते हैं. बिकॉज आप सी हॉबी इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग. उसमें कुछ रीड अप नहीं कर सकते. बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपसे अगर सवाल वहाँ पे इस तरीके के पूछे, वो आपसे प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं करवा सकते, कुछ यूजुअली नहीं होता है. तो वो आपसे सवाल ऐसे पूछेंगे जो बहुत थ्योरेटिकल होंगे. सो मेक श्योर कि आपको उसका थ्योरी पार्ट भी जो है वो फेमिलियर है. तो बाकी चीज़ें अगर आपका स्कूल है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं. आई डोंट नॉट थिंक कि मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है कि अगर आपका फ़र्ज़ कीजिए कोई स्कूल है, किसी का श्री अरबिंदो फॉर एग्जांपल किसी का स्कूल है और वो उनका नाम आ रहा है उसमें, यू मस्ट बी फेमिलियर विद कि भाई श्री अरबिंदो कौन थे, क्या किया था, कहाँ है उनका आश्रम, कोई भी चीज़, एनीथिंग, कोई भी नाम है आपके डीएफ में तो यू मस्ट बी फेमिलियर. अपने बारे में आपको पता होना चाहिए आपका क्या नाम है. कई बार बहुत रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में, आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होना. और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप कभी अंडर द सन प्रिपेयर्ड हो ही नहीं सकते, वो वहीं होंगी. और जिन लोगों को थोड़ी इस तरीके की प्रॉब्लम है कि भाई जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते हैं, स्टार्ट बिलीविंग इन इट. इट इज़ अ गुड थिंग, राइट? उसमें बिलीव करना शुरू कीजिए. नॉट जस्ट कि ऊपर से, अंदर से भी करना शुरू करो उसको. बिकॉज नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग. आप पुराने उसमें अटके नहीं रह सकते. क्योंकि अगर आपका ओपिनियन वहाँ पे वही शॉविनिज्म वाला आएगा या कोई और किस्म का आएगा, वो ये नहीं है कि वो आपके ऊपर ख़राब रिफ्लेक्ट करेगा. द पॉइंट इज दे आर नॉट लुकिंग फॉर सच पीपल, दे आर नॉट लुकिंग फॉर पीपल हु डिस्क्रिमिनेट, राइट? तो एक पर्टिकुलर बेंट ऑफ माइंड के लोगों को वो कर रहे हैं. उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिए. द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन एवर डू टू योर सेल्फ इज़ लूज योर कॉन्फिडेंस. एवर इन लाइफ. इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, कोई भी चीज़ के लिए, नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस. ये एग्ज़ाम ऐसे भी आता है टाइम, बिकॉज सी द कॉम्पिटिशन इज़ ऑफ सच लेवल. बहुत वक्त आएगा कि जब नहीं हो रहा है एग्ज़ाम, नहीं होगा. मेरे साथ था. सो जब मैंने 3rd अटेम्प्ट अपना लिखा तो मुझे लगा कि मेरे से नहीं होगा एग्ज़ाम. मतलब मे बी आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई मेड फॉर समथिंग एल्स. सो आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन. आई वेंट फॉर माई एमफिल. तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, मेरे लिए नहीं है ये, हो सकता है मेरे से नहीं होना है, maybe I'm not made for this, I'm made for something else. लोग हैं, there are people who are doing better things outside this, right? ये this is not the end of it all. ये एग्ज़ाम अगर हो भी गया तो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं हो गई. ये अंत नहीं है दुनिया का. आप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है. क्योंकि लोग आपसे बेहतर चीज़ें बाहर कर रहे हैं और वो ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, ज़्यादा लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी हैं. तो उस टाइम पे आपको ये ज़रूर याद रखना है कि आप अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं लूज़ करें. देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड जो आपसे ये डिज़र्व करे कि आपका कॉन्फिडेंस ले जाए. नथिंग.
कुछ नहीं है ऐसा। तो अगर नहीं भी हो रहा, स्टिक टू इट, बी परसिवरेंट एंड लाइक अभी मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, सो जस्ट आई लाइक टू शेयर। एक शेर है, बहुत फेमस है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफल अरबी में कहते हैं जो बच्चा होता है, हाँ जिन लोगों को नहीं अब समझ आता उन लोगों के लिए कह रही हूँ मैं। तो गिरेगा भी वही जो खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अगर गिरे भी हैं तो उठेंगे भी। और ज़िंदगी में एक एग्जाम्पल अगर आप याद रखना चाहते हैं तो फीनिक्स का ज़रूर रखिए, राइट। वो अपने एशेस से दोबारा निकल सकता है, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस अपना कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए नहीं लूज़ करे, कभी भी। वो सब द मोस्ट प्रेशियस थिंग इज़ नॉट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस। और अपने आप को नेगेटिव मत कहिए कभी भी कि मुझसे नहीं होगा, आपसे ही होगा, आप ही करेंगे। और जब कर लेंगे तब लगेगा कि अरे ये मुझसे कैसे हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं सोचनी है।